हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं एसएससी जीडी का लाइव मॉक, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। एसएससी जीडी कांस्टेबल आदर्श मेगा लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है जी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उसको उनको बता देता हूँ कि मैं यहीं आपके सामने लाइव टेस्ट मॉक मॉक टेस्ट सॉल्व करूँगा। ठीक है। मेन चीज़ आपको सीखने की या फिर मतलब देखने की ज़रूरत है, वो ये है कि अप्रोच एग्ज़ाम में किस तरीके से आप कम समय में सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, और क्वेश्चंस को करने के तरीके किस तरीके से हम कई बार यूनिट डिजिट से या कई बार शॉर्ट मेथड से क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है। तो ये अप्रोच आपको सीखनी है, जिससे कि आप विद इन टाइम एग्ज़ाम में एग्ज़ाम को कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएससी जीडी का लाइव मॉक है ये, आदर्श मेगा लाइव टेस्ट के नाम से। नेक्स्ट। अरे भाई नेक्स्ट हो जा। हिंदी। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेसिकली मैं क्या करता हूँ, पहले मैं जीएस को सॉल्व करता हूँ, उसके बाद रीजनिंग फिर मैथ्स। लेकिन इसमें जो सीक्वेंस है ना, पहले रीजनिंग फिर मैथ्स, इन दोनों को पहले ही कर लेंगे। ठीक है। तो मैं रीजनिंग से शुरू कर रहा हूँ, फिर मैथ्स करूँगा, फिर इन दोनों सेक्शन को देख लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे क्या है ये बताना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कोई एक पैटर्न फॉलो। पहले वाले को देखो, ये पहले वाला देखो, यहाँ से एक आगे बढ़ रहा है, फिर एक आगे बढ़ रहा है। इसको देखो, यहाँ से भी ये पहला वाला एक आगे बढ़ रहा है, यहाँ से भी पहला वाला एक आगे बढ़ रहा होगा। इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। एक बार चौथे में देख लेते हैं, क्या पता उसमें भी ना हो, लेकिन चौथे में है। तो अब देखो इसमें क्या और क्या चीज़ ऐसी है जो पैटर्न बना रही है। और आप ये देखोगे क्या, ये देखो ये जिस तरीके से भरा हुआ है ना, एंड में यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पे क्रॉस क्रॉस है, यहाँ पे एंड में है। तो आप देख पा रहे हो ना, ये चीज़ एंड में जा रही है, इसकी भी ये चीज़ एंड में जा रही है। तो ये डॉट डॉट जो है वो एंड में जाएंगे, और यहाँ पे एंड में डॉट डॉट नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। एक बार उसमें देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे एंड में डॉट डॉट है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए, 589 से 88 -1, माइनस कितना हो रहा होगा यहाँ पे, -5। लेकिन यहाँ पे माइनस का हो गया, इट मीन्स कि इसमें से कोई बड़ा नंबर माइनस किया है। एक बार देख लेते हैं इसमें से क्या माइनस किया जाए। इन दोनों को जोड़ दो, 3 2 5, 9 और 3 12, 4 5 और 1 6। इसमें से 625 माइनस किया है जब ये आया है। कोई सीक्वेंस बन रहा है क्या माइनस करने का, या दूसरा कोई लॉजिक लगेगा, चेक करके देखते हैं। इसमें -1 है, इसमें -5 है। तो इसमें से क्या माइनस करना चाहिए, 625 तक कैसे पहुंच पाओगे। 1 × 5, 5 × 5 25, उससे भी नहीं पहुंच, उससे पहुंच सकते हैं। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, इसमें से माइनस होगा। 125 पंजे 625, इसमें से माइनस होगा। बिल्कुल ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक माइनस यहाँ पे है -1, यहाँ से -5 हो रहा है। अब यहाँ से ये 1 × 5 हो गया, अब 5 × 5 होगा। सब में ×5 करके माइनस कर रहा है। पहले -1, फिर -1 को ×5, फिर -5, फिर ×5, फिर -25। तो ये 385, 583 में से 25 घटाएगा, तो 13 में से 5 गए 8, 7 में से 2 गया 5, और 5 का 5, 558 आएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लो। अब इसमें से 125 घटाएंगे तो ये आएगा क्या, 5 गया 3, 3 4, बिल्कुल यही आएगा। फिर इसमें से 625, यानी कि ×5 करता जा रहा है माइनस वाले को। ठीक है जी। चलिए, क्या आया था हमारा आंसर। अरे हमारा आंसर क्या आया था इसमें से हमने क्या, 1 5 5 5 25, यूनिट डिजिट 8 आएगा ये रहा। इसमें तो मार्कर की जरूरत ही नहीं है। अखाड़ा अगर कुश्ती से रिलेटेड है, तो पिच, अखाड़े में कुश्ती होती है, पिच पे क्या होता है, क्रिकेट होता है भाई। क्रिकेट गेम तो पिच पे खिलाया जाता है। चलिए, इसमें से ये बताना है कौन सा पेयर ठीक है, जो यहाँ पे स्टार की जगह पे इन साइन को लगा सकते हैं। सबसे पहले ना डिवाइड वाले को चेक किया करो। डिवाइड ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल हो। 9 और 45 के बीच में डिवाइड होगा तो ठीक है, क्योंकि 9 से 45 को 5 बार में डिवाइड कर सकते हैं। वरना जहाँ पे आप डिवाइड रख के देखोगे, मान लो डिवाइड यहाँ पे होता 3 और 7 के बीच में, तो इसको पहले पुट नहीं करके देखते हैं, क्योंकि ये पूरा 3 और 7 डिविजिबल नहीं होगा ना एक दूसरे से। 3/7 कंप्लीटली नहीं कटेगा ना, तो इसलिए पहले उसको मत रखना ऑप्शन को। अब इसमें कट रहा है तो इसको पहले रख के देख लेते हैं। 9 × 5 = 45, 5 + 3 × 7। भाई डिवाइड हो चुका, डिवाइड के बाद इंटू होता तो इंटू को डायरेक्ट करके लिख दो।
7 या 21 बचा माइनस, फिर 5 बराबर 21 है क्या? बिल्कुल है। -5, -5 से +5 कट गया, 21 बचा। तो पहले ही ऑप्शन ठीक हो गया, इसमें तो आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ी ज़्यादा। चलिए, इसमें क्या है भाई, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको पूछ रहा चिन्ह को क्या लिखा जाता है। देखिए, मैंने आपको पहले टेस्ट में, मतलब बाकी टेस्ट में बताया। पहले इसको आप चेक कर लो, ये एक ही जगह पे है या फिर कहीं और भी है। चिन्ह यहाँ पे है। अब देखो, यहाँ कहीं है क्या चिन्ह? यहाँ नहीं है। यहाँ कहीं है क्या? नहीं है। यहाँ कहीं है क्या? नहीं। इट मीन्स कि चिन्ह जो है वो इसी में है। और इसके जो कोड्स है ना, इन कोड्स में से एक कोड ऐसा होगा जो केवल इसी में होगा। बाकी सब चेक कर लो ना। ईयर है, ईयर इनमें है कि ईयर है। आईज, आईज है क्या? आईज है। नोज है क्या? नोज है क्या? ये रहा, नोज हैगा। चिन्ह है क्या? चिन्ह, चिन्ह तो हमें देखनी है, चिन्ह तो है ही नहीं। चीक्स है क्या? चीक्स, ये रहा। इट मीन्स कि इसमें से सारे शब्द जो है ना, सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं है। चिन्ह केवल अकेला है जो इसी सेंटेंस में है। तो इसका जो कोड होगा ना, वो इन कोड्स में से एक अकेला ऐसा कोड होगा जो केवल इसी में होगा, बाकी किसी में नहीं होगा, क्योंकि चिन्ह केवल इसी में है। अब चेक करो, ऐसा ही कहीं है क्या? ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही, ये रहा। तो ऐसा ही नहीं हो सकता। ई आई कहीं है क्या? ई आई है क्या? ई आई हैगा। के आई है क्या? के आई है क्या? ये रहा नीचे, शायद के आई है। एक मिनट, के आई, ये रहा, के आई है ये। आर आई है क्या? आर आई, ये रहा। एन आई है क्या? एन आई कहीं पे नहीं है ना, क्योंकि एक ही बचा है ना, एन आई। तो एन आई जो है वो चिन्ह का कोड हो जाएगा। इस तरीके से आपको चेक करना है, टाइम कम लगाते हुए। ठीक है जी। चलिए, इन सवालों में क्या करना है भाई, कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना होता है। अब आप ये देख रहे हो कि ये दोनों छोटी संख्याएं हैं, बीच में बड़ी संख्या है। तो इन सवालों में सबसे पहले आपको कौन सा लॉजिक लगाना है कि दो छोटी संख्याओं से एक बड़ी संख्या बने। ठीक है। देखो, बहुत सारे लॉजिक होते हैं इसमें, बट आपको थोड़ा सा ना दिमाग से लगाना है कि पहले कौन सा लॉजिक लगाया जाए। इसमें क्या है ना, दो छोटी छोटी संख्या बीच में बड़ी है, यहाँ पे भी वही चीज़ मुझे दिख रही है। तो इसमें ज़्यादा चांसेस है कि दो छोटी संख्याओं से एक बड़ी संख्या बनेगी। तो चेक करते हैं पहले। 8 5 13, और ये कितना हो गया? 137। अब 137 से 198 कैसे बनेगा? इसमें हमने कितना प्लस किया? 1, 6 3 9, 61 प्लस किया है। अब इसमें देखते हैं, 7 3 10, 109। 109 से 270 कैसे बनेगा? ये बनेगा अपना 61 प्लस करके। देखो, लॉजिक मिल गया ना। इन दोनों को प्लस करके उसमें 61 प्लस कर रहा है, तो ये बीच वाली संख्या आ रही है। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने पहले से ही करके रख रखा है, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस को करना कैसे होता है। ये दो छोटी संख्या दिखते ही फिर एक बड़ी संख्या दिखती है, इट मीन्स कि दो छोटी संख्याओं से एक बड़ी संख्या बनेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। दिख गया ना लॉजिक? चलिए, अब चेक करते हैं। 6 4 10 में 61 जोड़ेंगे, ये नहीं होगा। 6 4 10 में 61 जोड़ेंगे, ये भी नहीं होगा। 6 4 10, 6 4, इसमें से तो कोई सा भी लॉजिक नहीं है। अरे, सारी हवाबाजी निकल गई है। सारी हवाबाजी निकल गई, इतना सारा ज्ञान फेल दिया मैंने, वो तो लॉजिक ही नहीं है। हम्म। सॉरी ज्ञान फेलने के लिए, लेकिन ये लॉजिक, देखो कोई नहीं, प्लस से नहीं लगाना, कुछ और देख लेते हैं, कोई और लॉजिक। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ना इन दोनों से ही ये बनेगा, इस बात के ज़्यादा चांसेस है। बाकी दूसरा लॉजिक देखेंगे कोई। प्लस कर लिया ना, हम इनको माइनस करके देखते हैं एक बार कितना आएगा। 5 में से 2 गया 3, 3। अब इससे 198 कैसे बनेगा? 3 6 18, 6 3 18 और 1 19, इंटू 6 हो रहा है। इसमें से इसको घटाएंगे, कितना बचेगा? 5, 7 में से 2 गया 5, 4। इसको इंटू 6 करेंगे, कितना आएगा? 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 270 आएगा। बिल्कुल सही। यानी कि इसमें से आगे पीछे वाले को माइनस करके इंटू 6 किया है इसने, इसमें भी और इसमें भी। चेक कर लेते हैं क्या ये है क्या। हो सकता है ये भी ना हो। 62 में से 45 के कितने बचे हैं? 7, 17 छिक्का 102, ये नहीं होगा। इसमें से कितना बचा? 5, 15 छिक्का 90, ये भी नहीं होगा। 4 1 14 पंजे 14 छिक्के 96, ये लॉजिक भी नहीं है क्या? पर 12 में से 7 गया 5, 15 छिक्के 90, चौथा सही हो गया भाई, बच गया मामला। बाकी चांसेस ज़्यादा यही रहते हैं, जब दो छोटी संख्या से एक बड़ी संख्या दिख रही होती है ना, दो छोटी एक बड़ी, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दो छोटी से एक बड़ी बनेगी। देखो, डिक्शनरी के क्वेश्चंस सिंपल है, ऑप्शन से सॉल्व किया करो। पहले या तो 4 आएगा या 5 आएगा। तो देख लो, पहले 4 और 5 को चेक कर लो, सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। ए पी ए आर, यहाँ आई है, यहाँ ई है। तो आई और ई में से पहले क्या आता है? ई आता है। तो 5 पहले आएगा, 4 पहले नहीं आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन कट कट हो गए।
अब या तो 4 आएगा या 1 आएगा। 4 और 1 में से पहले चेक करो कौन आएगा, 4 और 1। ए डबल पी ई, ए डबल पी ए और ई में से पहले क्या आएगा, 4 आएगा पहले। ए आएगा ना पहले, ई की जगह यहाँ पे ई है, यहाँ ए है, तो ए पहले आएगा, तो 4 पहले आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ए बी सी डी, डी सभी में है, डी ई एफ जी, जी सभी में है क्या, नहीं इसमें नहीं है जी, जी एच आई जे, जे तो बहुत लॉजिक, ओ बहुत छोटा सा सवाल हो गया ये तो। नेक्स्ट, इसे बताना यहाँ पे क्या आएगा भाई, देखो यहाँ पे ये तो आएगा ही आएगा, खाली बॉक्स, एक बार बॉक्स चेक करो, यहाँ पे है, यहाँ पे बॉक्स नहीं है, यहाँ पे बॉक्स नहीं है, चौथे में है क्या, चौथे में बॉक्स है। और देखो क्या अलग चीज़ है इसमें, क्या हो सकती है इसमें, और क्या दिख रहा है आपको, देखो ये दो ऐसे खड़े खड़े ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये भी खड़े खड़े हैं, इसमें एक ही दिख रहा है खड़ा हुआ, यहाँ पे दूसरा नहीं है ना, तो ये तो गलत होगा। चौथे में देखते हैं खड़ा हुआ है क्या, दो, ये रहा ये रहा, तो ये फोर्थ वाला ठीक होगा, ये ना, देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा ना, ये होना चाहिए ना यहाँ पे भी, तो ये गलत है, फोर्थ ही ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एच से एम पे पहुंचो, उंगलियों पे काउंट करो, एच आई जे के एल एम +5, ओ पी +1, एन ओ पी क्यू आर +4, कैसे के, ये तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा ना, एस टी +1, तो बाद से करके देख लो, पहले इससे इसको चेक किया करो, फिर इससे लास्ट वाले को, पहले से पहले वाला, फिर पहले से लास्ट। अगर इनसे भी नहीं होता ना, तो फिर डायरेक्ट लिख के एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। एच से के, एच आई जे के +3, फिर ओ पी क्यू आर +3, एन ओ पी +2, के एल एम +2। शुरू के दो एंड के दो से +3 हो रहे हैं, फिर एंड यहाँ के दो, इनके शुरू के दो से +2 हो रहे हैं। एस टी यू वी, टी यू वी डब्ल्यू, ए बी सी आर एस टी, यानी ये लॉजिक सही है। शुरू का एंड से +3, तो एल से +3 क्या होगा, एल एम एन ओ होगा, +3 तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, लास्ट में ओ आना चाहिए ना। अब यहाँ से +3 करेंगे, ओ पी क्यू आर, तो आर यहाँ पे है, यही होगा, यहाँ पे आर है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं, जब यहीं से आंसर आ रहा है तो। एफ से ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, इससे एफ जी एच, पहले शुरू से शुरू को चेक करो, जी एच एल एम एन ए बी सी एस टी यू एच आई जे, यानी कि +2 हो रहा है सब में। ई एफ जी एन ओ पी डी एफ ओ पी क्यू, ये +2 हो रहा है, तो सब में +2 कर दो भाई। डी ई एफ, एफ कितने में है, केवल 2 में है। ई एफ जी, जी किस में, केवल इसमें, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन से कर दो ना सीधा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या है भाई, इसको चेक कर लो पहले, ये जो गोला से दिख रहा है ना ऊपर, इसके साथ 2 लाइन चेक कर लो कहाँ है पहले, है ना, गोले के साथ यहाँ लाइन दिख रही है क्या, कोई दो नहीं, गोले, ये देखो ये गोले के साथ 2 लाइन दिख रही है ना, इसके नीचे क्या है ये देखो ये रहा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। देख रहे हो, लॉजिक से चेक किया करो, गोला यहाँ गोला से दिख रहा है ना कुछ, इसके साथ 2 लाइन है, यहाँ पे 2 लाइन नहीं दिख रही, यहाँ 2 लाइन नहीं दिख रही, और किसी ऑप्शन में है क्या 2 लाइन, देखें, गोले के साथ 2 लाइन नहीं है इसमें भी, और इसमें भी, ऑप्शन ये वाला वैसे भी दिख रहा है, कहाँ पे फिगर ये रहा ना, सेम फिगर है ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, किसका बताना है संबंध, ई का ए से, ए यहाँ पे, ई यहाँ पे, पूरा ही चेक करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ए स्टार बी का मतलब है बी ए का पुत्र है, अब यहाँ पे बी से बता रहा है, वैसे आप जब देखते हैं ना इन क्वेश्चंस में, तो मोस्टली क्या करता है, ए का संबंध बताता है सीधा कि ए बी का पुत्र है, यहाँ पे बी से बोल रहा है, तो आप यहाँ से टैकल करना अब इस सवाल को, जैसे ए स्टार बी का मतलब है बी ए का पुत्र है, तो इसको ध्यान में रखो पहले, बी पुत्र है ए का, ठीक है। चलिए बी प्लस सी, बी प्लस सी का मतलब बी ए का पिता है, तो बी से टैकल करो, सी ए का पिता है, सी बी का पिता है, तो सी बी का पिता है, तो इसका भाई, ये इसकी माता हुई ना, फिर पिता तो यहाँ पे आएगा इसके ऊपर, कौन था, सी था, सी इसका पिता है। C@D का मतलब है बी ए का भाई है, तो बी ए हुआ, तो डी सी का भाई है, सी का भाई हो गया डी, ठीक है। डी माइनस ई, बी ए की माता है, तो ई हुई यहाँ पे माता डी की, तो डी की माता हो गई ई, माइनस माता के लिए, ये भाई था तो प्लस, नहीं नहीं ये भाई था डी का प्लस, नहीं डी भाई था, सॉरी ये तो प्लस है ही है, पति है ना ये, पिता था ना ये तो
तो क्या पूछा है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है, ए का पति है सी और सी की माता है ये, तो पति की माता क्या होती है, सास। ये थोड़ा ना मार्कर हमारा नकली है, तो इस वजह से थोड़ा इसी तरीके से हम लिख पाते हैं। अरे 2 बार क्लिक हो गया, तेज चल रहा है। चलिए, ये पेपर फोल्ड का होता है भाई, यहाँ से यहाँ फोल्ड हुआ है तो अब ये यहाँ से यहाँ खुलेगा ना, तो मिरर इमेज बनाएगा, इसके सामने ये बनेगा, इसके पीछे ये बनेगा और सामने इस तरीके से बनेगा। पहले इससे यहाँ पे खोलेंगे तो मिरर इमेज बनेगी, फिर इसको ऐसे खोलेंगे तो पूरा यहाँ पे इसका मिरर इमेज बनेगी। तो पहले इससे इसका मिरर इमेज चेक कर लो, इसका इससे मिरर इमेज चेक कर लो एक बार। यहाँ पे बन रहा है क्या, बन रहा है भाई, यहाँ से यहाँ बन रहा है, ऊपर भी बन रहा है, तो मेरे हिसाब से तो पहले ही ठीक है। बाकी बाकी ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं। इसमें मिरर इमेज बन रहा है, नहीं बन रहा। बाकी ऑप्शंस में चेक करते हैं, मिरर इमेज बन रहा है क्या, यहाँ बन रहा है लेकिन ऊपर खोलने पे नहीं बन रहा, यहाँ पे मिरर इमेज ही नहीं बन रहा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मित्र एक वृत्त के केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। चलिए बना लो, 6 मित्र हैं तो ऐसे बना दो, 1 2 3 4 5 और 6। पी क्यू आर एस टी यू है, पी टी और एस का निकटतम पड़ोसी है। तो पी जो है वो टी और एस के बीच में बैठा होगा, पर ये नहीं पता टी और एस में से दाएं कौन बैठा है बाएं कौन बैठा है, इसको छोड़ो, आगे चलते हैं पहले थोड़ा। एस क्यू के ठीक बाएं बैठा है, तो अगर क्यू यहाँ बैठा है तो एस जो है क्यू के ठीक बाएं बैठा है, एस यहाँ पे होगा, एस क्यू के ठीक बाएं बैठा है। यू क्यू के ठीक दाएं बैठा है, तो क्यू के ठीक दाएं कौन बैठा है, यहाँ पे यू बैठा है। आर यू और टी का निकटतम पड़ोसी है, आर जो है वो यू और टी के बीच में बैठा होगा। अगर यू यहाँ पे है, टी यहाँ पे होता तो आर यहाँ पे होता, पर यहाँ पे तो ऑलरेडी एस है तो टी यहाँ तो हो नहीं सकता। तो यू यहाँ पे है तो टी अगर यहाँ पे होता तो इनके बीच में आर बैठता है। ये एक इस कंडीशन पॉसिबल है ना, इन दोनों के बीच में आर तब बैठेगा, यू तो यहाँ है ही है। टी अगर यहाँ बैठता तो, लेकिन यहाँ बैठ नहीं सकते, यहाँ पे एस बैठा है ऑलरेडी, तो टी यहीं बैठ सकता है और आर यहाँ बैठेगा। पूछा क्या है, टी के ठीक दाएं कौन बैठा है, टी के ठीक दाएं मतलब यहाँ पे कौन बैठा है, जो 1 2 3 4 5 पांचों लोग बैठ गए, छठा जो बचा होगा ना जो नहीं बैठा, वही इसके दाएं बैठा होगा। तो टी के दाएं कौन बैठा है, एस बैठा है यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है, आर बैठा है ऑलरेडी बैठा है, क्यू भी बैठा है, पी नहीं बैठा, तो पी जो होगा वो यहाँ बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। कई बार ना गलत हो सकता है यहाँ पे, इससे बनाते वक्त आपको समझाते समझाते सामने ही कुछ क्वेश्चन एक आध दो गलत हो सकता है छोटे मिस्टेक से, तो आप उसका ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है, 6 लड़कियां हैं जो पूर्व की पंक्ति में बैठी हैं, तो भाई यहाँ तो पंक्ति बनानी पड़ेगी। ये पंक्ति हो गई। ये क्या कह रहा है, पूर्व की ओर उन्मुख ऊपर की तरफ मुंह कर रखा है, ठीक है। G6 और G4 के बीच में 2 लड़कियां बैठी हैं। भाई एक बार G6 को बैठा लो, फिर G4 को बैठा लो, इनके बीच में 2 लड़कियां बैठी हैं। अब हो सकते हैं यहाँ पे G4 यहाँ बैठा हो और G6 यहाँ बैठा हो, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, G6 किसी एक छोर पे है, तो G6 या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक है। G1 G6 के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, G6 के दाएं से दूसरे, अगर देखो G6 यहाँ बैठा होता तो इसके दाएं से यहाँ पे कोई बैठ सकता है नहीं, तो G6 ये तो कंफर्म हो गया, G6 इधर वाले छोर पे बैठा है, क्योंकि इसके दाएं से दूसरे स्थान 1 2 दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, G1। G1 G6 के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, और यहाँ पे क्या था हमारा, G6 और G4 के बीच में 2 बंदे बैठे थे, तो G4 यहाँ बैठा होगा। अब क्या है, G2 G3 के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। देखो 1 2 3 4 हो गए, 5 ये रहा, छठा ये रहा। इसने बोला है G2 G3 के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। अगर मैं G3 को यहाँ बैठाता हूँ और G3 के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन होगा, 1 2 3, यहाँ पे तो ऑलरेडी G1 बैठा है ना, तो G3 एंड में तो नहीं बैठ सकता, दो ही जगह खाली है, या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ। तो G3 को यहाँ बैठा के देखो, इसके बाएं से तीसरी जगह खाली है क्या, 1 2 3 ये खाली है, तो G3 के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, G2 बैठा है। पूछा क्या है, G3 और G2 के बीच में कितनी लड़कियां हैं, G2 यहाँ पे है, G3 यहाँ पे है, तो इनके बीच में कितने हैं, 2, ओनली 2। एक सेकेंड, ये तो वैसे भी हो जाता भाई, इसने कहा G2 G3 के बाएं से तीसरे स्थान पे है, G3 यहाँ पे है बाएं से तीसरे स्थान पे, 1 2 3, यहाँ पे G2 है, तो ऑलरेडी एक ही स्टेटमेंट से बन जाता है इसका आंसर, तो इनके बीच में कितने हैं, 2 ही हैं। इतनी मेहनत करी क्यों है डायग्राम बना के, खैर आगे बढ़ते हैं।
सिलोजिज्म, सॉरी सिलोजिज्म का क्वेश्चन। सभी फार्मासिस्ट सांख्यिकीविद हैं। कुछ सांख्यिकीविद गणितज्ञ हैं, कुछ सांख्यिकीविद गणितज्ञ हैं। सभी फार्मासिस्ट गणितज्ञ हैं। फार्मासिस्ट का और गणितज्ञ का कोई कनेक्शन दे रखा है? डायरेक्ट नहीं। कुछ फार्मासिस्ट गणितज्ञ हैं। फार्मासिस्ट और गणितज्ञ तो कोई कनेक्शन ही नहीं है ना इन दोनों का, तो डायरेक्ट कनेक्शन जब तक ना हो तो कैसे कंक्लूजन बना देंगे। कुछ गणितज्ञ सांख्यिकीविद हैं। सांख्यिकीविद और गणितज्ञ का कनेक्शन है, कुछ ये हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ सांख्यिकीविद फार्मासिस्ट हैं। सांख्यिकीविद फार्मासिस्ट हैं कुछ, बिल्कुल हैं। तो ओनली 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये है भाई, इसमें से मेरी इमेज क्या बनेगी? देखो इसमें टाइम खराब मत किया करो, इसमें ना सीधा देखो यहाँ से ऑप्शन से आंसर निकालो। देखो चार ऑप्शन में शुरू में टी है तो चेक ही मत करो, टी ही होगा शुरू में। चार ऑप्शन में एन है, भाई चार में से एक ऑप्शन ठीक होता है ना आंसर। तो ये चारों में से एक आंसर ठीक है। जब चारों में शुरू में टी है तो टी ही आएगा शुरू में। फिर एन है तो एन आएगा। अब देखो ई ई ई यहाँ पे बड़ा ई है। अब ये देखो तीसरे नंबर पे क्या आएगा? 1 2 3, तीसरे नंबर पे छोटा ई आएगा। इट मीन्स कि ये गलत हो गया। फिर देखो चौथे नंबर पे एम एम, ये बड़ा एम है। चौथे नंबर पे तो छोटा एम है, तो ये बड़े एम वाला गलत हो गया। इसके बाद ई है यहाँ भी, यहाँ भी जी है, यहाँ भी, यहाँ भी। इसके बाद देख लो भाई, लास्ट से तीसरे नंबर पे जो है ना वो बी या डी क्या है? 1 2 3, ये है भाई। तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप देखेंगे इनको। इसमें क्या है भाई, एट द रेट के विपरीत बताना है। देखो एट द रेट ये रहा, पहले इन दोनों को देख लो, किसी को भी देख लो, इन दोनों को देख लो, किसी को भी दो, कोई भी दो पासे ले लो, आंसर आ जाएगा जिसमें कॉमन हो। देखो यहाँ पे हैशटैग कॉमन है, यहाँ पे हैशटैग कॉमन है। जब दो पासों में कोई एक चीज़ कॉमन होती है तो आप उसको क्लॉकवाइज घुमाइए, घड़ी की दिशा में घुमाइए दोनों में, तो जो मिलेगा ना वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हैशटैग है, यहाँ पे हैशटैग है। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे क्या आएगा? ये परसेंटेज। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे क्या आएगा? एंड का ये निशान। तो ये दोनों अपोजिट होंगे। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे एट द रेट आएगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे ओ आएगा। इट मीन्स कि ओ और एट द रेट एक दूसरे के अपोजिट होंगे। चलिए आगे बढ़िए। क्या करना है? दो संख्याओं को आपस में बदलना है। 6 और 8 को बदलना है। तो 6 की जगह यहाँ पे 8 रख दो, 8 की जगह 6 रख दो। एक सेकंड, यहाँ 32 है, यहाँ भी मतलब ये नंबर्स को बदलना है। 6 की जगह 8 नहीं रखना भाई। 8 की जगह नहीं, मतलब पूरे नंबर को ही बदलना है। 96 को बदलो अगर बदलना है पूरा तो। 6 की जगह 8, यानी 8 की जगह यहाँ पे 6 आ जाएगा और इस 6 की जगह 8 आ जाएगा। ये होगा आई थिंक, क्योंकि 32 को कैसे बदल रहा है? फिर 3 और 3 बदल जाएंगे ना, पूरी संख्या बदलनी है मतलब। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6। अब इसको डिवाइड करो, क्या आ रहा है? 6 कम 6, 6 6 36, माइनस 8 दिया 24, प्लस 32 इज इक्वल टू 24 है क्या? 30 40 और 8 48, 48 में से 24 गए, कितने बचे? 24। तो पहला ही करेक्ट हो गया। टाइम बचा रहा है भाई ये आपका, बिल्कुल पहले ही वाले ऑप्शन को करेक्ट दे रहा है। खत्म। चलिए मैथ्स पे चलते हैं हम, रीजनिंग खत्म हो गई हमारी। ए बी सी डी के बीच रेशियो है ये। धनराशि बांटी जाती है इस रेशियो में, ए बी सी डी में। यदि ए को डी से 1000 रुपये अधिक मिलते हैं, ए को डी से 1000 अधिक मिलते हैं। पहले तो यहाँ पे चेक करो रेशियो में कितने अधिक मिल रहे हैं? 2। ए को 5, बी को ए को 5, डी को 3 मिल रहे हैं। तो ए को डी से कितने अधिक मिल रहे हैं? 2 अधिक मिल रहे हैं। लेकिन ये एक्चुअली में कितने अधिक मिल रहे हैं? 1000। ए को डी से रेशियो में 2 अधिक मिल रहे हैं, बट एक्चुअली में 1000 अधिक मिल रहे हैं। तो 2 रेशियो की वैल्यू 1000 है। पूछा क्या इसने? सी का कितना हिस्सा होगा? तो सी को 4 रेशियो मिल रहे हैं। जब 2 रेशियो की वैल्यू 1000 है तो 4 रेशियो की वैल्यू 2000 हो जाएगी। करेक्ट आंसर। टाइम खराब मत करो, आगे बढ़ो डायरेक्ट। चलिए, दो संख्या 6:5 के अनुपात में यदि उनका एचसीएफ 3 है, एलसीएम बताना है। यार ये बहुत पुराना रद्दड़ क्वेश्चन। ए इंटू बी बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन उनके एचसीएफ और एलसीएम के इंटू के बराबर होता है। ठीक है। अब जब देखो रेशियो में दे रखा है, पूछा क्या? एलसीएम। तो एलसीएम में ना 6 भी होगा, 5 भी होगा और एचसीएफ भी होगा, 3 भी होगा। देखो मैं किस तरीके से चेक करता हूँ इसको। हमें पता है दो संख्याएं 6:5 है, तो उस संख्या के अंदर 6 × s, पहली संख्या होगी 6 × x, दूसरी संख्या होगी 5x। ये मान सकते हो ना। बट मुझे ये पता है कि एलसीएम है, हमें एलसीएम चाहिए ना। तो एलसीएम के अंदर 6 भी होगा, 5 भी होगा।
तो मैं ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ 6 का मल्टीपल कौन सा है। ये 6 का मल्टीपल नहीं है, ये 6 का मल्टीपल नहीं है, ये है, ये नहीं है। तो मेरे को तो आंसर मिल गया कि ये होगा 6 का मल्टीपल आंसर। देख रहे हो, 4 में से एक ही था बस 6 का मल्टीपल बस। बट आप पूरा करके देखो, इसको 6x मान लो, इसको 5x मान लो, तो 6x इंटू 5x दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा 3 इंटू एलसीएम। दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ 3 है, एलसीएम पता नहीं क्या है। तो इस 3 को इंटू में तो यहाँ पे डिवाइड में ले आओ, 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6, ये कितना आ गया 10x²। तो एलसीएम जो होगा वो 10x² होगा। इट मीन्स कि किसी संख्या के स्क्वायर में इंटू 10 कर रखा होगा। यहाँ पे देखो, इंटू 10 मतलब एंड में 0 आनी चाहिए, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो, इंटू 10 मतलब एंड में 0 इन तीनों में है, पर स्क्वायर है क्या, देखो 11 इंटू 10 है, तो 11 तो किसी का स्क्वायर है नहीं। 9 इंटू 10 है, तो 9 3 का स्क्वायर होता है, ये हो सकता है। 8 किसी का स्क्वायर ही नहीं है, 8 इंटू 10 मतलब x² हो सकता है क्या 8, ये स्क्वायर ही नहीं है किसी का, तो ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट होगा। किसी के स्क्वायर में इंटू 10 कर रखा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा दोबारा से देख के समझ सकते हैं। बाकी हम भी सिली मिस्टेक्स करके क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, हो सकता है गलत हो जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको लग रहा हो आंसर ये है तो मैंने जो बता दिया वही आंसर सही है, गलत हो सकता है हमसे भी, ठीक है। वो बाद में हम देख लेंगे टेस्ट के एनालिसिस में। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर इतने सेंटीमीटर वाले क्या बनाए गए हैं, ठोस शंकु बनाए गए हैं। कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, देखो भाई वॉल्यूम जितना गोले का है, जितने भी शंकु बनाए जाएंगे उसके वॉल्यूम के बराबर ही उन सारे शंकुओं का वॉल्यूम रहेगा। इट मीन्स कि इसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, तो उस गोले का वो होता है 4/3 पाई r²। और वॉल्यूम शंकु का कितना होता है, कोन का 1/3 पाई r²h। इससे हम कितने शंकु बना सकते हैं, इंटू एक्स, हम एक्स शंकु बना सकते हैं। तो एक का आयतन जितना होगा उसमें हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, जितने शंकु होंगे उनसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आयतन, टोटल आयतन जितना ठोस गोले का था इसके बराबर आ जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना। अगर मैंने मान लो 4 शंकु बनाए हैं तो 4 इंटू 1 का आयतन बराबर हो जाएगा टोटल आयतन। मटेरियल का आयतन सेम रहता है, ठीक है जी। चलिए देखो, पहले पाई से पाई काट दो, 3 से 3 काट दो, यहाँ बचा 4r³ 4 गोले की आर क्या है भाई 5, तो 5 की क्यूब होती है 125, बराबर यहाँ पे क्या है r²h। आर कितनी है यहाँ पे 1, इंटू r² हो गया, h कितनी है 2 इंटू 2। कितने शंकु हैं पता नहीं, x। तो 2 से इधर ले जाओ, 2 को डिवाइड करो, कितना आ गया 2 दूनी 4, 125 दूनी 250, तो x की वैल्यू आ गई 250। 250 शंकु बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर एक वस्तु बेची और 16% का लाभ कमाया। यदि उसने बस वस्तु को अंकित मूल्य पे बेचा जाता, देखो मान लो अंकित मूल्य 100 था, है ना, मार्क प्राइस मान लिया हमने 100 था, इस पे 20% की छूट दी तो 80 रुपये में बेच दी। ये यूनिट माना है हमने कि 100 यूनिट था, 20% की छूट देके हमने 80 यूनिट में बेच दिया, तो इसको 16% का लाभ हुआ, यानी कि 80 यूनिट की वैल्यू 116% के बराबर है। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, हमने मार्क प्राइस पे 20% की छूट देके 80 यूनिट में बेची, तो 16% का लाभ हुआ, मतलब 80 यूनिट की वैल्यू 116% के बराबर है। अब उसने कहा उसने वस्तु को अंकित मूल्य पे बेचा होता, तो मुझे 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है। एक यूनिट की वैल्यू अगर मैं देखूं 80 यूनिट की 116 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 116/80% होगी। मुझे 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 100 कर देता हूँ, 20×5 = 100, 20×4 = 80, 4 दूनी 8, 4 नीम 36, 29 गुना 5, 3×5 = 15, 150 में से 5 गए 145। 100 यूनिट की वैल्यू 145% होगी। 100% कॉस्ट प्राइस होता है और 45 जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे वो प्रॉफिट होता है। तो 100 पे बेचने पे 45% का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने इतने से विभाजित किया जाता है, एक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। देखो जब छोटी छोटी संख्याएं हो ना, 5, 6, 8, तो ऑप्शन से चेक कर लो आंसर। आपको पता है कोई संख्या 5 से जब कंप्लीटली डिविजिबल होती है जब उसके एंड में 0 या 5 हो। किसी संख्या के एंड में 0 या 5 होगा तो वो कंप्लीटली 5 से कट जाएगी। इसने कहा है ना 5, 6 और 8 तीनों से कंप्लीटली कटेगी, प्लस 3 शेषफल छोड़ेगी। अगर वो 5 से
5 से भी कट रही है ना, 6 से भी, 8 से भी, तो मैं 5 से चेक कर लेता हूँ, आसान होता है। जब 5 से कटेगी तो एंड में 0 या 5 आएगा, प्लस 3 शेषफल भी है। तो या तो उस संख्या का यूनिट डिजिट 3 होगा या फिर यूनिट डिजिट 8 होगा। अब ऑप्शन में देखोगे ना, केवल दो संख्याओं का यूनिट डिजिट 3 है। ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। समझ पा रहे हो ना? 5 से जब डिवाइड करेंगे 3 शेषफल तभी बचेगा जब एंड में 8 आए या 3 आए। अब इनको देखो, अब किससे 6 से डिवाइड करके देख लो। 6 से इसको डिवाइड करें 3 बच रहा है, इसको डिवाइड करें तो भी 3 बच रहा है। 8 से डिवाइड कर लो, 8 से इसको डिवाइड करें 3 बच रहा है, इसको भी डिवाइड करें 3 बच रहा है। ऐसे कैसे पॉसिबल होता है सब? ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है सब? क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या, मतलब ये भी कंडीशन पे खरी उतर रही है, बट सबसे छोटी संख्या 123 हो जाएगी। सबसे छोटी पूछी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% कम हो जाता है। वर्तमान मूल्य इतना है, 3 वर्ष के बाद इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी? देखो, इसका नॉर्मल जो तरीका है ना, जिस तरीके से आप करते हो, मोस्टली सब करते हैं भाई, इतने रुपए का उसका मूल्य है, अगली साल 10% कम हो गया तो वो 90% बचा, फिर अगले साल 10% कम हो गया तो दूसरी साल फिर ये 90% बचा, फिर तीसरी साल 90% बचा। ये मतलब इस तरीके से करते हैं, बट ये तरीका गलत है भाई। परसेंटेज में तो पूछा है, ऐसे करो सीधा। परसेंटेज में पूछा है ना, सिंपल। भाई 10% कम हो रहा है हर साल। पहले आपको पता है 10% बराबर होता है 1/10। यानी कोई चीज़ 10 रुपये पे एक कम हो रही है तो वो अगले साल 9 रह जा रही है, फिर अगली साल 10 रुपये से 9 रह जा रही है। 3 साल तक ये प्रोसेस चलता जा रहा है। तब हमने देखा, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो 1,000 से कोई चीज़ कितनी हो गई, 9 का क्यूब होता है 729। तो वो चीज़ 1,000 से इतनी हो गई, 729 हो गई। तो ये पूछा है कितने प्रतिशत की कमी आई। प्रतिशत कमी मतलब 100 रुपये पे कमी देखनी है, कितने की आई। 1,000 रुपये पे कोई चीज़ इतने की हो गई, तो 100 रुपये पे देख लो कितने की हो जाएगी, तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा ना कितने परसेंट की कमी आई। परसेंट का मतलब होता है कोई चीज़ 100 रुपये पे कितनी है, 1,000 रुपये पे इतनी है, तो 100 रुपये पे कितनी होगी। डिवाइड इसको 10 से कर देता हूँ तो एक जीरो खत्म। इसको 10 से कम डिवाइड कर दिया तो एक के बाद पॉइंट आ गया। इट मीन्स कि वो चीज़ 100 रुपये से इतनी हो गई। तो कमी कितने की आई, एंड में पॉइंट वन आएगा, एंड में पॉइंट वन एक ही ऑप्शन में है। बाकी आप देख लो माइनस करके। कोई चीज़ 100 थी, 100 से इतने की हो गई, तो कितने की कमी आई। 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 7 गया 2, 27.1। वैसे यूनिट डिजिट से हमने कर दिया था कि केवल एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 0.1 है। क्या पूछा है, 20 का कितना प्रतिशत 0.5 है। इसने तो लेवल ही गिरा दिया, ये तो बेइज्जती कर रहा है जीडी वालों की। ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं ना, 20 का कितना प्रतिशत 0.5 है। 0.5 अपॉन में 2, 0.5 20 का कितना प्रतिशत है, तो इंटू 100 कर दो परसेंट निकालने के लिए। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, तो ये 2.5 आ गया। 2.5 ये रहा। कई बार ना सिली मिस्टेक्स कर देते हैं इन छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी, तो ध्यान रखना। यही पूछा है ना, 20 का कितना प्रतिशत 0.25/100, 1,000, 40, तो एकम दो, दो दूनी चार, हाँ ठीक है। क्रॉस चेक कर रहा हूँ, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस में गलती हो जाती है। ए बी सी डी को इस रेशियो में विभाजित किया गया है। बी को ए से 70 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, डी का हिस्सा बताना है। देखो भाई, जब फ्रैक्शन में आ जाता है ना रेशियो, तो आप फ्रैक्शन में नीचे जो डिनोमिनेटर होता है ना, हर जो होता है उसको सेम बना दो, तो रेशियो आ जाएगा। इसको सेम बनाने के लिए इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर ले लो 2 की पावर 3 इंटू 5 और कहीं है, 5 यहाँ पे है, 7 और कहीं है ही नहीं, 7 यहाँ पे है, 8 और 4 को ऑलरेडी हम ले चुके हैं। देखो, सबका एलसीएम निकालने का तरीका अलग है, मैंने डायरेक्ट निकाला है, आप भी निकाल सकते हो जैसे निकालना आपको आता है वैसे, ठीक है। ये 8 हो गया, 8 पंजे 40, 40 इंटू 7 हो गया 7 चौक 28, तो 280 इसका एलसीएम आ गया। इट मीन्स कि हमें नीचे सबके 280 बना देना है। चलिए बनाइए, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कितना बनाना है, 280। 280 बनाना है भाई, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 सत्ते 28, 70 से। नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है नीचे तो सबके 280 ही आएगा, बट जितने से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतने से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, फ्रैक्शन को सेम रखने के लिए। तो हम 4 में इंटू 70 करेंगे, तो ऊपर भी 3 में इंटू 70 करेंगे, कितना आएगा 7 या 21। तो पहला रेशियो आ गया 210। चलिए 5 में कितने से इंटू करेंगे 280 आ जाए, 5 पंजे 25, 5 छिंग 30, 56 से इंटू करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 56 से कर दो। 56 चौका, सीधी सी मल्टीप्लीकेशन है ये तो, 5 चौक 20, 6 चौक 24, यानी कि 220।
24। अब 7 में कितने से करेंगे, 7 चौक 28, 40 से करेंगे तो ऊपर भी 40 से कर दो, 6 चौक 24। 8 में किससे करेंगे, 280 आ जाए, 8 तिया 24, 8 पंजे 40। 35 से करेंगे तो ऊपर भी 35 से करना पड़ेगा, 7 × 35 कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 245। सबके नीचे 280 आएगा, कट गया, हटा दो, ये रेशियो आ गया इनका। बोला क्या है, बी को ए से 70 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। बी ये रहा, बी को ए से कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं यहाँ पे, 14 रुपये, लेकिन एक्चुअली में कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, 70। तो 14 यूनिट की वैल्यू 70 है, तो एक की कितनी आ गई, 5, 14 पंजे 70। पूछा क्या है इसने, डी का हिस्सा पूछा है, तो डी को कितना मिल रहा है, ये 245। एक रेशियो की वैल्यू 5 है, तो 245 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 24 पंजे 120, 1200 ये आ गया, 25 ये आ गया, 1225 इज दी आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव इतने 2 घंटे 32 मिनट में 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलती है। धारा की गति इतनी है, तो स्थिर जल में नाव की गति बतानी है। देखो इसमें टोटल टाइम दे दिया, ये क्या है, प्रतिकूल मतलब डाउन स्ट्रीम, सॉरी अपस्ट्रीम, यहाँ पे अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में दोनों में कुल मिला के इतना समय ले रही है, इसको घंटे में कन्वर्ट कर दो, पहले स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, तो 2 सही 32/60, ये घंटे हो गए, इसको काटो, 4 एकम 4, 5 20, 4 अट्ठे 32, ये आ गया 15 दिन 30 और 8 38/15। तो इसको टोटल टाइम लग रहा है 38/15 घंटे। तो भाई अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम का टोटल टाइम इतना है, तो देख लेते हैं अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में अलग अलग कितना टाइम लग रहा है। अपस्ट्रीम कितना जा रही है, 20, टोटल दूरी 20 तय कर रही है, हमें समय निकालना है ना, अपस्ट्रीम का समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी ये है, चाल क्या होती है अपस्ट्रीम, एक्स माइनस वाई। तो एक्स क्या है यहाँ पे, पानी की गति, सॉरी नाव की गति दे नहीं रखी, तो एक्स लिख देंगे, माइनस धारा की गति दे रखी है वाई, तो ये आ गया 5, प्लस डाउन स्ट्रीम 30 थी, तो 30 की दूरी चलती है कितनी चाल से, डाउन स्ट्रीम मतलब होता है एक्स प्लस वाई, तो एक्स की स्पीड दे नहीं रखी, वाई की स्पीड 5 है। कुल मिला के दोनों में समय कितना लगता है, 38/15, है ना। अपस्ट्रीम में इतना टाइम लगा और डाउन स्ट्रीम में इतना टाइम लगा, ठीक है, कुल मिला के दोनों को इतना टाइम लगा। अब एक्स की वैल्यू बतानी है हमें, तो आप क्या करो ना, ऑप्शन पुट कर करके देख लो, बेफिजूल में लंबा जाएगा ना, आप ऑप्शन पुट करो, एक्स की जगह 30 रखो, 30 में से 5 गया, कितना बचा, 25, 25 बचा, 20/25 कितना हो गया, 4/5, यहाँ पे कितना रखना है, 30 35, तो ये कितना हो गया, 5 × 30, 5 × 7 = 35, 7 पंजे 35 आएगा, 35 15 का मल्टीपल है ही नहीं, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। 15 रखो, 15 यहाँ पे रखा तो ये आ गया 10, 10 दूनी 20, 2 आ गया, प्लस यहाँ पे 15 रखा, 3/2 आ गया, यहाँ पे 1 है, 2 एकम 2, 2 भी 15 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं आंसर हो सकता। 25 को रखो, 25 माइनस 5 20, 20 एकम 20, 1 आ गया, यहाँ पे 25 30 30, 1 आ गया, 1 और 1 2 आ गया, यहाँ पे तो ये तीसरा भी आंसर नहीं हो सकता, तो चौथा ही होगा शायद, चेक करते हैं रख के। 20 में से 5 गया 15, तो 20/15 कितना हो गया, 5 चौक 20, 5 तिया 15, यहाँ पे कितना 20 रखा, 25, 5 × 30, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, बिल्कुल सही, 5 चौक 20, 6 तिया 18, 20 और 18 38, तो ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा। गलती कर दी इन्होंने, चौथे नंबर पर रख दिया ऑप्शन, टाइम खराब करा दिया हमारा। दो संख्याओं का अनुपात इतना और इतना है, यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाए, छोटी संख्या में 4 घटाया जाए, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की दुगनी हो जाती है। बड़ी संख्या क्या है, देखो भाई एक्स और वाई बनाने से पहले आप क्या करो, इसको चेक करो, दो संख्याओं का अनुपात ये है, तो पहली वाली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये, पूछा क्या, बड़ी संख्या, तो बड़ी वाली संख्या 9 का ही मल्टीपल होगी ना यहाँ पे, तो जो भी इनमें से आंसर होगा बड़ी संख्या का वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं 4 में से कितने 9 के मल्टीपल दे रखे हैं। मल्टीपल चेक करने का मतलब, 9 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, सबका सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, इसमें है क्या, नहीं, 5 नहीं, 4 4 8 और 1 9, इसका है, 4 5 6, इसका नहीं है। आपको पता चल गया केवल यही है जो 9 का मल्टीपल है, तो आंसर आ गया। समझ रहे हो आप, बेफिजूल में इतना सब कुछ इक्वेशन लिख के करोगे टाइम खराब होता है।
9:5 है दोनों संख्याओं का अनुपात, तो बड़ी संख्या ये वाली होगी जो यहाँ पे होगी 9x। तो जो भी बड़ी संख्या होगी वो 9 का मल्टीपल होगी। तो हमने 9 के मल्टीपल चेक किए, 1 आ गया। अब इसको सेटिस्फाई भी कर सकते हो तुम। अगर 9 की वैल्यू 144 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 9 एकम 9, 9 छक 54, 16 आ गई। तो ये आ जाएगी 16 पंजे 80। बोला क्या इसने, बड़ी संख्या में 8 जोड़ो। तो 144 में 8 जोड़ो कितना आएगा, 152। छोटी संख्या में 4 घटाओ, छोटी आई 80, इसमें से 4 घटाया तो 76। तो बड़ी संख्या छोटी की दूनी हो जाती है, 76 दूनी 7 दूनी 14, 152। बिल्कुल सही, सेटिस्फाई कर गया ना। टाइम खराब करना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर करिए। चीता बन जाओ, चीता। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। मान लो 100 वोटर्स थे टोटल, 12 ने नहीं किया, तो टोटल कितने ने किया, 88 ने किया। लिखते हुए चलते हैं ना शुरू से। विजेता ने कुल मतदाताओं का 68% प्राप्त किया। भाई विजेता ने कुल मतदाताओं का किया है, मतलब टोटल तो ये माने वैलिड वोटर्स ये थे, जिन्होंने मत दिया वो ये थे। इसने, विजेता ने कुल मतदाताओं का 68% प्राप्त किया। ये कुछ ज्यादा आसान नहीं कर दिया अब। 68% प्राप्त किया ना, पूछा गया इसने इतने प्राप्त करके इतने मतों से हरा दिया, टोटल कितने लोगों ने वोट किया। सही है, आसान है वैसे। कुल मतदाताओं का 68% प्राप्त किया विजेता ने, तो भाई कुल मतदाता 100 माने थे, इसका 68% विजेता ने प्राप्त कर लिया। टोटल वोट्स तो 88 पड़े थे, तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए होंगे, 20 प्राप्त किए होंगे। तो जीतने वाले ने हारने वाले को कितने से हराया, इतने से हराया। और यूनिट में कितने से हराया इसने इसको, 48 यूनिट से हराया। तो 48 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 2880। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई भाई 5 छिंग 30, 6 दूनी 12। तो ये कितनी हो गई, 6। 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, नहीं जीरो भी तो है, 60 आ गई। निकालना क्या है, टोटल वोटर्स, कुल मतदाताओं की संख्या हमने 100 मानी थी, 1 यूनिट की वैल्यू 60 आ गई, 100 की कितनी आ जाएगी, 6000। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। टाइम खराब ही मत करो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा जिसे इतने इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 बचता है और वो 13 से विभाज्य है। ये थोड़ा लंबा सवाल दे दिया, करते हैं। देखिए इन सवालों में क्या करता है, जो सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी इन चारों से विभाजित होने वाली, वो इनका एलसीएम होगी, प्लस 9 शेषफल भी बचता है। पहले इनका एलसीएम निकाल लो कितना होगा, 4 चौक 16, ये 2 की पावर 4, इसमें 2 × 5 है, तो 2 ऑलरेडी हमारे पास आ गया, 5 ले लिया। इसमें क्या, 2 दूनी 4 तिया 12, 3 इसमें से ले लिया, 3 तिया 9 तिया 27, 3 की पावर 3 यहाँ पे है। मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ, ठीक है, आप अपने तरीके से एलसीएम निकालिए। ये क्या गया, 16 पंजे 80 और 27, 27 इंटू 8 कितना हो गया, 8 सत्ते 56, 16 4 20 और 1 21। तो ये आ गया आपका क्या, एलसीएम। तो भाई जो संख्या होगी ना वो होगी 2160 प्लस 9, क्योंकि 9 से इसफल बचता है। बट इसने ये कहा कि वो 13 से विभाज्य भी होनी चाहिए, यानी इसका कोई मल्टीपल होगा, तो हमने मान लेते हैं यहाँ पे के, इसका कोई मल्टीपल प्लस 9 वो संख्या होगी जो 13 से विभाज्य होगी। अब 13 से इसको विभाजित करके देखो, जितना ये पूरा कट जाए उसको हटा दो, 13 कम 13 कितना बचा, 8, 13 6 78, 8 13 6 78, 2 बचा यहाँ पे। तो ये पूरा इसमें से जो कट गया 13 से उसको हटा दो, यहाँ पे बचा क्या, 2 के, प्लस यहाँ पे क्या बचा, 9। अब 2 के यहाँ बचा, 9 यहाँ बचा। ये 13 से डिविजिबल कब होगा, जब के की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2, 2 दूनी 4, 9 और 4 13, के की वैल्यू भाई 2 आनी चाहिए। अब इसमें के की वैल्यू 2 रखो तो कितना बन जाएगा, ये 2 दूनी 4, 432, प्लस 9 करना है, तो 9 आ गया यहाँ पे। अब इसने क्या पूछा है, इसका सम बताना है, डिजिट्स का, ठीक है। 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 9 18। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। कई बार ना थोड़ा छोटा मोटा एरर हो सकता है, तो उसको देख लेना भाई, कैलकुलेशन में हो जाता है, एक आध सवाल में, सब में नहीं होगा, एक आध सवाल में होगा मैक्सिमम, ठीक है। 10 लीटर मिश्रण में 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है, विलयन में 25% सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए कितना सल्फ्यूरिक अम्ल ऐड करना होगा। ऑप्शन पुट कर लेते हैं ना, इसमें 10% मिश्रण है, उसमें से 10%, सॉरी 10 लीटर है, उसमें 10% ये है, 25% सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है। भाई 10 लीटर है, इसमें से 10% अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो 1 लीटर अम्ल सल्फ्यूरिक है। अगर मैं इसमें 1 लीटर ऐड कर देता हूँ तो टोटल 11 हो जाएगा।
और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 11 में से 11 का 2 जो है वो 25% है क्या, नहीं। 2 लीटर ऐड करूँगा तो ये 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 जो है वो 12 का कितना परसेंट है, 25% है, 3 चौक 12। तो 2 लीटर इसको मिलाना चाहिए, तो वो 25% हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। राम और श्याम की औसत आयु 20 वर्ष थी, मतलब 3 वर्ष पहले 20 वर्ष थी, मतलब यहाँ 20 थी, यहाँ 20 थी। सैयद उनके साथ शामिल हो जाता है तो औसत आयु 25 हो जाती है। मतलब सैयद इनके साथ आता है तो औसत एवरेज, मतलब एवरेज जो है वो 25 कर देता है, तो सबको 25 बना देता है, तो खुद भी 25 लेके आया, प्लस इतना एक्स्ट्रा लेके आया कि इसको भी 25 बना दिया, इसको भी, तो इसको 25 बनाने के लिए 5, इसको 25 बनाने के लिए 5, तो ये 10 एक्स्ट्रा लाया 25 से। इट मीन्स कि ये 35 लाया। और 3 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, 38। तो 38 है क्या कहीं, 38 है ही नहीं। वर्तमान आयु पूछी है तो ये उनके साथ शामिल होता है। एक बार वर्तमान में इसको शामिल करके देख लो ना। अगर इनकी एज 3 साल पहले, इनकी एज का एवरेज 20-20 था, तो 3 साल बाद इनकी एज जो है वो 23-23 हो जाएगी। अब इनके साथ जो बंदा जुड़ा उसने एवरेज 25 बना दी, ठीक है। तो 25 तो लेके ही आया, प्लस इनके लिए 2-2 एक्स्ट्रा लाया, तभी तो ये 25 बन पाएंगे। तो ये 4 एक्स्ट्रा लाया, 29 इसका आंसर हो गया। इस सवाल को थोड़ा समझ लीजिए सही से। पोशाक का विक्रय मूल्य कितना है जिसका अंकित मूल्य 500 रुपये है। अंकित मूल्य इतना है, 20% की छूट दी जाती है, तत्पश्चात 10% की और छूट दी जाती है, मतलब सक्सेसिव निकालना है। पूछा क्या है, विक्रय मूल्य 500 रुपये उसका अंकित मूल्य है, 20% पहले छूट दी गई, फिर 10% दी गई। सक्सेसिव क्या होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। तो एक्स प्लस वाई 30 हो गया, माइनस 20 और 10, 20 × 10 हो गया 200, 200 अपॉन 100 हो गया 2। तो इस पे छूट टोटल मिलेगी एग्रीगेट 28% की। 28% की छूट मिली तो बिका कितने पे, टोटल 72% पे बिका। तो 500 का 72% कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, 360। नेक्स्ट, 4 संख्याएं इस अनुपात में है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर इतना है। सबसे छोटी संख्या बतानी है तो बहुत ईजी है। सबसे बड़ी कौन सी है इसमें, 13, सबसे छोटी है 5। इनके बीच का अंतर कितना है, 8 यूनिट। लेकिन एक्चुअली में कितना दे रखा है, 4800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 600। 8×6 = 48 हो गया ना, 1 यूनिट की वैल्यू 600 आ गई। सबसे छोटी संख्या बतानी है, सबसे छोटी संख्या संख्या जो 5 यूनिट है। 1 यूनिट की 600 है तो 5 यूनिट की कितनी हो गई, 3000, 6×5 = 30। आंसर, आगे बढ़िए चलिए। 3 संख्याओं के एक समूह से दूसरी संख्या पहली की तिगुनी है। ए बी सी डी मान लो ना, कितनी संख्या है, 2 है ना, तो पहले इनको मानते हैं। दूसरी संख्या पहली की तिगुनी है, तो दूसरी बी मान लो। दूसरी संख्या पहली की तिगुनी है, पहली ए मान लो, तो ये 3a है। और तीसरी की दोगुनी है, मतलब दूसरी ही संख्या पहली की तिगुनी और तीसरी की दोगुनी है, तो ये बी ही दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है, मतलब दोगुनी, सॉरी, तीसरी की दोगुनी है, तो ये 2c है। तीनों संख्याओं का योग दे रखा है और सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पे ये दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है, ए बी सी का रेशियो निकाल लो। तो इससे हम ए और बी का रेशियो निकालेंगे, कितना आ जाएगा, बी के सामने 3 है तो 3:1 आ गया क्या। ए और बी का निकालो ना, तो ए के सामने कितना, 1 है, तो ए और बी का रेशियो हो गया 1:3 यहाँ पे। और यहाँ पे कितना हो गया, बी के सामने 2 है तो 2, सी के सामने 1 है, 2:1। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 2 है, इनको सेम बना लो, तो इसमें इंटू 3 कर दो, इसमें इंटू 2 कर दो। तो जब इसमें इंटू 3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 3 हो जाएगा, तो 6 और 3, यहाँ पे ये आ गया 2। ए है ना ये ए, तो इसमें इंटू 2 करेंगे 2, इसमें इंटू 2 करेंगे 6। यहाँ पे बी भी 6 बन जाएगा। सी में कितने की इंटू करनी है, 3 की, तो ये 3 बन गया। ये रेशियो आ गया इनका। ओवरऑल इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 3 9 तो 11। 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 55। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या तो 6 रेशियो वाली है। ए की रेशियो की वैल्यू 5 है, तो 6 रेशियो की वैल्यू 30 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देखें, इतना समय नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति इतने रुपए में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखे को इतने के लाभ पर, दूसरे को इतने की हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसे ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई। प्रत्येक
पंखे का क्रय मूल्य बताइए। एक को 15% लाभ पे बेचा, तो मान लो एक को 115% पे बेचा, दूसरे को 9% की हानि पे मतलब 91% पे बेचा। ओवरऑल तो 100% ही मामला आ रहा था, क्योंकि ना तो लाभ ना तो हानि। तो इससे इसको घटाएंगे ये आएगा 15, इससे इसको घटाएंगे आएगा 9। यानी कि ओवरऑल उसने जो बेचा है मामला वो 9:15 में बेचा है। टोटल वैल्यू कितनी है रेशियो की? 24। पहले की कीमत कितनी है? 9। तो 24 में से 9 है पहले की कीमत। एक्चुअली में कीमत कितनी थी उसकी? 2160। तो इसकी एक्चुअल कीमत कितनी आ जाएगी? 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 8 20 9, 12 अट्ठे 96, 180, 2 नीम 18 90। तो पहले की कीमत आ गई 9 नीम 81 810। तो पहले की कीमत 810 केवल ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, मैं एलिगेशन से आप इस तरीके से सवालों को कर सकते हो। टाइम बहुत कम है, आगे चलते हैं। एक भिन्न इस प्रकार है कि अंश हर से 5 कम है। अंश हर से 5 कम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। साथ ही अंश का 4 गुना हर से 1 अधिक है। अंश का 4 गुना 8, हर से 1 अधिक है क्या? यहाँ पे भी है। अंश का 4 गुना 7 चौक 28, इसमें नहीं हो सकता। 3 चौक 12, इसमें नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए ही होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 40%। एक छात्र 40% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से 40% वाला जो है 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो इसको भाई उत्तीर्ण जितने चाहिए थे उत्तीर्ण होने के लिए उससे 40 कम मिले। ये एक जो है वो 60% प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 20 अधिक ले आता है। तो ये 20 अधिक ले आता है। अधिकतम अंक बताने भाई 40% वाला 40 कम लाया है, 60% वाला 20 अधिक लाया है। यानी कि जब 20% अधिक नंबर इसने लाए तो 40 तो कवर किया ही किया, 20 एक्स्ट्रा ले गया। यानी 20% की वैल्यू जो है वो 60 है। 20% की अगर 60 है तो 100% की कितनी हो जाएगी? 20 पंजे 100, 6 पंजे 30। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए जीएस को देखते हैं भाई। पहले क्या मैटर है जीएस का? भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश के उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन। आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी। एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? ये है फिलीपींस में। ये तो आपको पता ही होगा। भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? आज भी अनुच्छेद तो 395 ही है, बट उनके पार्ट्स जुड़ जाते हैं। जैसे आर्टिकल 20A, आर्टिकल 39A, ऐसे करके आर्टिकल हैं टोटल आज भी 395। 2000 में किस समिति की अनुशंसा पर तरल समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी अपनाया गया था? भाई जिसने यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी उसको पता होगा। जब बैंकिंग में सुधार हुए थे ना, तो नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को शामिल किया था। और आज भी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए ये एक मेन टूल होता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का। ठीक है, लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, तरलता को, मुद्रा उसकी, करेंसी की। ठीक है, 2008-10 की मंदी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी थी? आई थिंक ये तो बहुत बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। चक्रीय बेरोजगारी थी। जब मंदी के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है ना, तो उसको चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ये मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत बार देखा हुआ क्वेश्चन है ये। कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन, अटल मिशन, यहाँ पे अमृत लिखा है, यहाँ पे अटल लिखा है। अटल मिशन किस मंत्रालय के तहत आता है? भाई इसके बारे में जानकारी तो नहीं है, बट शहरी रूपांतरण के बारे में बोल रहा है, तो शहरी मंत्रालय ही होगा आई थिंक। मुझे पता नहीं इसके बारे में, बट मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप चेक कर लेना, गूगल कर लेना। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में, इतिहास के संदर्भ में रेखा प्रसाद उल्लेख किससे? मुझे इसके बारे में बिल्कुल जानकारी है ही नहीं। एक बार चेक करूं क्या? ऑप्शन देख लेते हैं। रेखा प्रसाद, पामसाना, वल्लभी शैली। अरे भाई मुझे नहीं पता। आसाम के निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तकियों की हरकतें तितलियों और पक्षियों से मिलती जुलती हैं? भाई ऑप्शन बिहू असम का ये बागू रुम्बा। आई थिंक ये पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। झूमर देवधनी तो शायद नहीं है। इन दोनों में से एक होता है। बिहू नहीं है शायद, ये होता है। ये पढ़ा हुआ है कहीं। बिहू के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं है, तितलियों पक्षियों से मिलती जुलती है। शायद ये वाला होता है बागुरुम्बा। आई एम नॉट श्योर, बट अटेम्प्ट कर देते हैं। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज को शास्त्रीय नृत्य की किस विधा के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार,
देखिए जो हमने जीएस की वीडियो की है ना, कंप्लीट पंडित बिरजू महाराज जी के बारे में कर रखा है। उससे बाहर मुश्किल ही कोई क्वेश्चन जाएगा। देखो उसी वीडियो से फंस गया क्वेश्चन। वो कहाँ से थे? कथक से थे। और कब मिला था उनको विभूषण पुरस्कार? 86 में। सॉरी आप बताओ ये तो कमेंट में। भारतीय फुटबॉलर खिलाड़ी को सिक्किमी स्नाइपर कहते हैं। सिक्किमी स्नाइपर कहते हैं भाई किसको? क्या नाम था उनका? बाईचुंग भूटिया। इनको कहते हैं। आपने इनके बारे में शायद सुना होगा। फुटबॉल के ये दो शायद उसका ऐड भी आता है ना एक। खैर टाइम खराब क्यों करना। इनको कहते हैं आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी भी अटेम्प्ट करनी है। बैडमिंटन में युगल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई की, अरे वाह, सेम क्वेश्चन। युगल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई सेम क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में, जीएस की वीडियो में डाला हुआ है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है जो जीएस की वीडियो से सेम फंस रहा है। इसकी क्या होती है लंबाई? अरे बता तो दूं, हाँ ये होती है 0.1610। ये युगल के लिए होती है। आगे बढ़ते हैं। कबड्डी में एक मैच में कितने खिलाड़ी होते हैं एक समय में? होते हैं भाई 7। ये तो स्कूल में सबने ही खेला होगा जो भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस होता है भाई अपना, किसमें? ब्लीचिंग पाउडर में। शायद बुझे हुए चूने के साथ इसका कुछ प्रक्रिया होती है ना क्लोरीन गैस की, ब्लीचिंग पाउडर के साथ। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बस चेक कर लेंगे। बेकिंग पाउडर होता है या नहीं, ब्लीचिंग पाउडर ही होता है आई थिंक, हाँ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था भाई? सारनाथ में दिया था। ये तो बच्चों वाला सवाल। किस आंग्ल मैसूर मैसूर युद्ध और कौन से वर्ष में टीपू सुल्तान की हत्या की गई थी? भाई चौथा युद्ध था जिसमें कौन था? वेलेजली था। चौथे उसमें युद्ध में इसकी हत्या कर दी गई थी। कौन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर है? ये 24 का कौन था? आई थिंक शायद हिमतेंदुआ था। इंग्लिश में देखें एक बार। स्नो लिपर्ड, इसका नाम शायद शान वान करके कुछ था। आई थिंक यही था हिमतेंदुआ, वाइट वाला। घर पोर्टल हाल ही में खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? घर पोर्टल, भाई घर तो घर जैसा लग रहा है। आई थिंक आवास वाला ही होगा। मुझे पता नहीं है इसका, है ना, मैं इसको केवल ब्लाइंड गैस कर रहा हूँ इसके आधार पे। घर का है ना, मतलब तो आवास का हो सकता है, ठीक है। अगली नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है अप्रैल? भाई वीडियो से सेम, ये जीएस की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। जीएस की वीडियो से ये मेरे हिसाब से तीसरा चौथा क्वेश्चन आ रहा है अब तक इस मॉक में। अभी तो हमने 2 ही वीडियो निकाली हैं, उससे इतने क्वेश्चन फंस रहे हैं, देख रहे हो। नौसेना के कौन से हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और उससे एग्जाम में भी गारंटेड फंसेंगे, आप देख लेना। किस शासक ने जीतल तांबे के सिक्के, भाई जीतल और टंका किसने जारी किए थे? इल्तुतमिश ने। ये जीतल जो था वो तांबे का था, और टंका जो था वो चांदी का था। भारत का पहला पीको उपग्रह, भाई इसके बारे में जानकारी है नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब उसको देखते हैं किसको, हिंदी को। टाइम कम है, बाकी 3 मिनट तो बहुत होता है हिंदी के लिए। निश्चिंत हो जाना किस मुहावरे का अर्थ है? चिकना घड़ा, घोड़े बेच कर सोना। घोड़े बेच कर सोना, कान पर जूं उतरना, जूं ना रेंगना, यही होता है। घोड़े बेच कर सो जाते हैं ना निश्चिंत होकर। रसाल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अमृतफल, आम, आम्र। रसाल आई थिंक आम को कहते हैं, तो अमृतफल भी होता होगा, फल है तो। आम और आम्र तो होते ही है, ये नहीं होता होगा। आगे बढ़ते हैं, पता नहीं है बाकी मुझे। वो जितने भी लड़के वहाँ खड़े हैं वे सब अच्छा गाते हैं। उपयुक्त विकल्प चुनना है। वे सब अच्छा गाते हैं, वे सब अच्छा गाते हैं। वे सब अच्छा गाता है, वे सब अच्छा गा। देखो यहाँ पे अंक की बिंदु नहीं है, देख रहे हो आप, इतना माइनर एरर होता है ये। अगर पहले डाल देता ना तो ये भी हो सकता था। वे सब अच्छा गाते हैं। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, इंद्रिय नास्तिक इंद्रा में, देखो इसमें अगोचर हो सकता है क्योंकि ना जाना जा सके, उसमें नास्तिक तो हो नहीं सकता, जो भगवान को नहीं मानता ये तो अलग है। इंद्रिय और इंद्राणी, अ आता है ना तो ना, आ का मतलब ना हो जाता है, तो ये होता होगा, मुझे पता नहीं है इसका। शायद इंद्राणी भी हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं। खेत का तत्सम शब्द होता है भाई क्षेत्र, ये तो पता ही होगा आपको। मानव हृदय का जगत डैश जगत जैसा नहीं है। मानव हृदय का जगत प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है, अनुभूत जगत जैसा नहीं है, अदृश्य है। या तो अनुभूत होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। मानव हृदय का जगत अप्रत्यक्ष ही कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है। व्याकरण दोष है। वह उसका थैला भूल गया, वह अपना थैला होना चाहिए। आई थिंक मैं तुम्हें बता दूंगा, वे लोग जा रहे हैं राम बाजार गया, पहले ही होगा। मरते दम तक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। मरते दम तक मतलब आमरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करना है? त्रुटि बतानी है। कृपा, कृपया, ये पै पूरा आता है आई थिंक। कृपया उत्तर अवश्य दें कोई। कृपया में पूरा पै आता है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। मैं अपना गृह कार्य, ग्रह मतलब तो ये तो प्लेनेट वाला हो गया, ग्रह ये वाला है, इसमें गलत है। मैं अपना घर नहीं, ये आएगा। मैं अपना गृह कार्य कर लिया। अंबिका शब्द के पर्यायवाची समूह। अंबिका का मतलब होता है भाई
शायद माँ होता है अंबिका का मतलब। सखा तो दोस्त होता है, जननी, माई, धात्री, अम्बे, ये हो सकता है। विष्णु प्रिया, रमा, लक्ष्मी, सुता, बेटी, ये नहीं हो सकता। इन दोनों में से एक होगा, यही लगा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है। रोगी, बहुत घबराहट हो रही थी रोगी को। संज्ञा, क्रिया विशेषण, घबराहट। क्रिया तो है नहीं है, क्रिया की विशेषता भी नहीं बता रहा, अव्यय, सिंपल शब्द है, शायद संज्ञा होगा। आगे बढ़ते हैं। उर्वर, उर्वर मतलब होता है उपजाऊ, ऊसर मतलब होता है अनुपजाऊ। तुम्हारी आय का मुख्य स्रोत, स्रोत होता है ना स वाला स्रोत। महात्मा ने सदैव डैश का पाठ पढ़ाया, दुष्टा अहिंसा का पाठ पढ़ाया। प्रकृति के डैश तथा सूर्य, चंद्र और ग्रहों की स्थिति के अलावा परमात्मा के बारे में जानने की डैश मानव में रही है। पृथ्वी के ज्ञान, आकार, उद्भव, उद्भव ही होगा शायद। पृथ्वी के उद्भव और विकास की बात करते हैं ना, मानव में रही है क्या, जिज्ञासा रही है। इन जिज्ञासाओं को डैश करने के लिए, शांत करने के लिए, शमन करने के लिए अनवरत डैश का ही, अनवरत प्रयास का ही यह फल है कि हम लोग इतने विकसित समाज में रह रहे हैं। क्या यार, छोटे छोटे पैसे ही दे देते हैं। 3 सेकंड पहले क्वेश्चन आंसर हमने कर दिए हैं खत्म। देखते हैं क्या रहता है। अरे वाह, आज हमारा 150 फाइनली चला गया लाइव मॉक में, वरना हमेशा 149 के आसपास रहता था। 2 क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली जीके के तो हमने आज तुक्के मारे नहीं है, जीके में मारे हैं ना, 1-2 आवास वाले मारे हैं शायद। वैसे जीके में तो हमने शायद आज तुक्के भी नहीं मारे, बट शायद वो आवास वाले गलत हो गए हों, जो हमने कहा था कि आवास योजना के ही होंगे। हो सकता है कोई से भी गलत हो सकते हैं, बट 2 ही गलत हुए हैं, ठीक है। तो आज हमारा स्कोर बहुत सही रहा, 151.50। तो बधाई हो, आपने इतना स्कोर किया है। तो आपने एक चीज़ देखी, वैसे वैसे मैंने देखा इसमें 1-2 वीडियो ही आई हैं हमारी केवल, और उसमें से केवल एक वीडियो में से 3-4 क्वेश्चंस आए हैं जीएस के, केवल एक वीडियो में से। तो वो वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है, और उसमें मैंने बहुत मेहनत लगाई है। तो आप एग्ज़ाम से पहले कम से कम उसको 2-3 बार वीडियो को ज़रूर देख के जाना, बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। 5-6 वीडियो आ पाएंगी या 8, जितनी भी आ पाएंगी ना, बट आपके एग्ज़ाम में देख लेना, बहुत यूज़फुल रहेंगी। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। आप भी मॉक टेस्ट लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ज़्यादा कुछ है नहीं, जीडी आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम होगा, बढ़िया नंबर आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने यदि पूरा टेस्ट खुद से दिया और वीडियो सॉल्यूशन देखा, तो बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।